लैंगिक जनन में दो अलग-अलग व्यष्टियों की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और एक संतति बनती है। इसका मतलब है कि उन दोनों व्यक्तियों का डीएनए मिलकर संतति का डीएनए बनाता है। अब इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा सवाल समझने की कोशिश करेंगे। संतति में डीएनए की संख्या का क्या होता है? देखने में तो ऐसा लगता है जैसे संतति को माता-पिता की तुलना में दोगुना डीएनए मिल रहा है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता, है ना? अगर हर बार संतति को दुगना डीएनए मिले, तो डीएनए की मात्रा तो बस बढ़ती ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। किसी तरह से डीएनए की संख्या को एक समान बनाए रखना जरूरी होता है, ताकि संतति में माता-पिता जितना ही डीएनए रहे। अब सवाल है, ये कैसे होता है? यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारे पास लैंगिक जनन होता ही क्यों है? असल में जब दो व्यष्टियों का डीएनए मिलता है तो संतति में एक अनोखा मेल बनता है। इससे बहुत सारी विविधताएं यानी कि वेरिएशंस पैदा होती हैं, और वो भी बहुत तेजी से। और विविधताएं किसी भी प्रजाति के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारा वातावरण हमेशा बदलता रहता है। अब वापस चलते हैं हमारे मुख्य विषय पे, डीएनए की संख्या। तो चलिए वापस चलते हैं माता पिता और संतति की कोशिकाओं की ओर और ध्यान देते हैं कि माता पिता के डीएनए में क्या होता है। चलो, सबसे पहले पिता की कोशिका से शुरू करते हैं। अगर तुम सोचो कि पिता की कोशिका में डीएनए कहाँ से आया, तो तुम कह सकते हो कि उन्हें एक प्रति डीएनए अपनी माँ से मिला होगा, मतलब तुम्हारी दादी से, और एक प्रति अपने पिता से, मतलब तुम्हारे दादा से। यानी पिता के पास डीएनए की दो प्रतियां होती हैं। और बिल्कुल वही बात माँ पर भी लागू होती है। उन्हें भी एक डीएनए उनकी माँ से मिला होगा, मतलब तुम्हारी नानी से, और एक उनके पिता से, मतलब तुम्हारे नाना से। इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक जनन से उत्पन्न हर जीव में कोशिकाओं में डीएनए की एक जोड़ी होती है, एक माँ से और एक पिता से। अब सवाल उठता है, संतति में ये जोड़ी कैसे जाए लेकिन डीएनए की संख्या ना बढ़े? यहीं पर आती है विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं जनन कोशिकाएं, यानी कि जर्म सेल्स। ये गोनाड में पाई जाती है। गोनाड यानी प्रजनन अंग। लड़कों में ये होते हैं वृषण यानी कि टेस्टिस, और लड़कियों में होते हैं अंडाशय यानी कि ओवरीज। अब सवाल उठता है, ये जनन कोशिकाएं होती क्या है? ये वो कोशिकाएं होती हैं जो युग्मक यानी कि गैमीट्स बनाती हैं। अब मैंने कई नाम बोले हैं तो थोड़ा स्पष्ट कर दूं। कल्पना करो कि अगर ये साधारण कोशिका होती, तो जब ये विभाजित होती तो दो नई कोशिकाएं बनती, और दोनों में समान मात्रा में डीएनए होता। बस डीएनए की प्रति यानी कि कॉपी बनती है। लेकिन जब जनन कोशिका विभाजित होती है तो ऐसा नहीं होता। ये इस तरह से विभाजित होती हैं कि नई कोशिकाओं में सिर्फ आधा डीएनए ही जाता है। जैसे इस उदाहरण में एक कोशिका को सिर्फ माँ से डीएनए मिला और दूसरी को सिर्फ पिता से मिला। इसी तरह माँ की जनन कोशिकाएं भी जब विभाजित होती हैं तो उनमें भी आधा डीएनए ही जाता है। इन आधे डीएनए वाली कोशिकाओं को ही हम कहते हैं युग्मक यानी कि गैमेट्स। नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु यानी कि एग या फिर ओवम। अब एक जरूरी बात समझिए, एनसीईआरटी की किताब में एक गलती है। उन्होंने जनन कोशिकाओं को ही युग्मक दिखाया है, जबकि ये अलग हैं। जनन कोशिकाएं तो पूरे डीएनए के साथ होती हैं, लेकिन वही कोशिकाएं युग्मक बनाती हैं जिसमें आधा डीएनए होता है। अब समझ आता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अब हम एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक को मिलाते हैं। जब ये मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनती है, जिसमें आधा डीएनए माँ से और आधा डीएनए पिता से होता है। यानी संतति में कुल डीएनए फिर से उतना ही होता है जितना माता पिता में था। डीएनए की संख्या बनी रहती है और डीएनए का मेल अलग होता है, जिससे नई संतति अनोखी यानी कि यूनिक बनती है। अब मान लो माता पिता एक और संतति करे, तो दूसरी बार अलग युग्मक आपस में मिलेंगे, तो दूसरी संतति का डीएनए फिर से अलग होगा। इसलिए भाई बहन भी एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि उनका डीएनए भी अलग होता है। हाँ, समान जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स अपवाद हैं। हम उन्हें बाद में मानव जनन में पढ़ेंगे। अब एक और चीज जो मैंने बहुत आसान करके समझाई, हमने तो बस एक एक डीएनए की रेखा दिखाई है, लेकिन असल में हमारे पास 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं।
अब कल्पना करो, जब युग्मक बनते हैं तो उनमें से हर एक को कभी माँ से पहला गुणसूत्र, कभी पिता से दूसरा, कभी माँ से तीसरा, कभी पिता से चौथा, मतलब हर युग्मक अलग अलग संयोजन में डीएनए ले सकता है। अब सोचिए, 23 जोड़ी गुणसूत्र से 80 लाख अलग अलग संयोजन वाले युग्मक बन सकते हैं। और अगर दोनों नर और मादा के 80 लाख युग्मक मिल जाएं, तो कुल 64 करोड़ अलग अलग संततियों के संभावित संयोजन बन सकते हैं। क्या बात है ना? अब कुछ तकनीकी शब्दों को भी समझ लेते हैं। जब युग्मक आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और जो नई कोशिका बनती है उसे कहते हैं युग्मनज यानी कि जायगोट। ये संतति की पहली कोशिका होती है। अब कुछ युग्मक के फर्क भी देख लेते हैं। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं, उन्हें चलना होता है अंडाणु की ओर। मादा युग्मक यानी कि अंडाणु बड़े और भारी होते हैं, अगतिशील यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें भोजन होता है जिससे युग्मनज की वृद्धि हो सके। यही कारण है कि निषेचन में शुक्राणु को चलकर अंडाणु तक पहुंचना होता है। तो संक्षेप में, गोनाड प्रजनन अंग होते हैं, नर में वृषण और मादा में अंडाशय, उनमें होती हैं जनन कोशिकाएं, ये बनाती हैं युग्मक जिनमें होता है आधा डीएनए। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु छोटे और गतिशील होते हैं, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु बड़े, अगतिशील और भोजन से भरपूर होते हैं। निषेचन के बाद बनता है युग्मनज, डीएनए की संख्या बनी रहती है और हर संतति बनती है अनोखी।